हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको अपने लाइक करना है और उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा 11th कह सकते हैं कि वीडियो है, जिसमें हम 11th जो वीडियो है ये सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की वीडियो है। इसके अलावा हम जो कह सकते हैं हिंदी पेडागोजी हो, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे वो आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी की सीरीज़ हो एसएसटी की, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और हमारे चैनल की आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का 11th लेक्चर है, जिसमें हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के हैं क्वेश्चन, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम बड़े ही ध्यान से सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, हमने सभी क्वेश्चन धीरे धीरे यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये आज का 11th क्वेश्चन, असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं कि जो हमारा असेसमेंट, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, कि जो भी असेसमेंट होती है, असेसमेंट आपको पता है ना कि कागज़ पेंसिल जांच के द्वारा आकलन, असेसमेंट आपको पता है ना, जब भी हम क्लास में करते हैं असेसमेंट जो भी की जाती है, तो वो अगर सिर्फ पेपर पेंसिल से की जाए तो वो क्या होगी, आपको यही बताना है इसका सही जवाब। तो क्या ये लिमिट असेसमेंट्स को, ये जो भी हम सिर्फ पेपर पेंसिल से अगर असेसमेंट करेंगे तो वो लिमिट कर देगी असेसमेंट को, ठीक है। मतलब कि आकलन जो भी हम बच्चों का करते हैं कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है, कितना उन्होंने सीखा है, तो असेसमेंट हम इसीलिए करते हैं ना। तो क्या ये उसको सीमित कर देगी, या फिर ये प्रमोट होलिस्टिक असेसमेंट कि ये सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या फिर ये फैसिलिटेट कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर ये फैसिलिटेट्स कंटिन्यू इवैल्यूएशन की निरंतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। तो आपको ये सही बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर ओनली वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, पेपर पेंसिल ओनली, बस ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ, अगर आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कहा जाए कि सिर्फ पेपर पेंसिल से ही आपकी असेसमेंट ली जाए, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो लिमिट करने की बात कही जा रही है, कोई भी चीज़ है उसकी सीमित यहाँ पर करने की बात कही जा रही है, तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। तो हमने ये अक्सर देखा भी है कि अगर आप सिर्फ बच्चों का पढ़ाई लिखाई पर, मतलब कि आप उसके सिर्फ एग्ज़ाम का ही आप देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ना सिर्फ उसका लिमिट कर रहे हैं, जो भी आप आकलन कर रहे हैं उसको सीमित कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इसके अलावा, अगर आप मान लीजिए कि आप होलिस्टिक असेसमेंट आप बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप उसको स्पोर्ट्स में भी देखेंगे, सिंगिंग में भी देखेंगे, ड्राइंग में कैसा है वो बच्चा, आर्ट उसकी कैसी है, और भी वो काम है वो कितनी तेज़ी से कर पाता है, उसमें यहाँ पर ढेरों सारे टैलेंट हो सकते हैं। तो इन सभी के जब बातों पर हम ध्यान देंगे, उसी को हम होलिस्टिक असेसमेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, टिक कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारा आज का 12th क्वेश्चन है, मतलब कि आज का सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, अ टीचर हैज़ अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड का क्या मतलब है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार, कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। बधिर का क्या मतलब है कि जो उस बच्चे को यहाँ पर कह सकते हैं कि हेयरिंग इम्पेयर, मतलब कि उसको कुछ सुनने में समस्या हो सकती है। मान लीजिए कि उसे ऊंचा सुनता हो या फिर उसे थोड़ा सा कम सुनता हो, कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलने की जरूरत पड़े, बच्चों को वहाँ पर अच्छे ढंग से सुन नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसको बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आपने क्या करना है, आप मान लीजिए कि आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पर, या मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, आप ऑप्शन को भूल जाइए, तो आपका क्या जवाब होगा, आपने जो जवाब देना है उसको कमेंट में जरूर से लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में, मेक द चाइल्ड सिट एट अ प्लेस फ्रॉम वेयर शी कैन सी द टीचर्स लिप्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन क्लियरली। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे कि वह बच्चों को उस स्थान पर बैठाएं जहां पर वो शिक्षिका के होठ तथा चेहरों को भाव साफ साफ तौर पर देख सके, ठीक है ना। तो क्या आप ऐसा करेंगे, तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर सुनने में किसी बच्चे को समस्या है, तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे को उस जगह पर बैठाएंगे जहां पर वो आपके होठों को देख पाए कि आप क्या बोल पा रहे हैं। तो क्या आप ये काम करेंगे, या फिर जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आस्क द स्कूल काउंसलर
टू टॉक टू द चाइल्ड पेरेंट्स एंड टेल देम द विड्रॉ देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। कि आप जो भी वहाँ पर स्कूल के काउंसलर हैं, जो सलाहकार हैं, आप उनसे कहेंगे कि भाई आप जो भी पेरेंट्स हैं आप उनको कहेंगे कि आप अपने ना बच्चों को यहाँ से ले जाइए, हटा लीजिए। तो क्या आप ऐसा कहेंगे उन बच्चों को? आपको ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो क्या आप ऐसा कहेंगे? अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कीप पॉइंटिंग टू व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू ओवर अगेन एंड अगेन। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उसके प्रति संकेत करें जिससे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर की पॉइंटिंग पर आप बार बार वो करेंगे, पॉइंट करेंगे कि हाँ बच्चा ये कर नहीं पा रहा, बार बार आप ऐसा करेंगे। तो क्या आप ऐसा करेंगे? तो ये थोड़ा सा टीज करने वाली बात नहीं हो जाएगी, बच्चा परेशान हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? आपको ये बताना है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि रिडिकॉल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो भी हमारा ये बच्चा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिडिक्यूल द चाइल्ड एंड मेक हर सिट सेपरेटली सो दैट शी जॉइन एन इंस्टीट्यूशन फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड। कि बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। तो आपको लगता है कि ऐसा आपको करना चाहिए? तो आप बच्चे का मजाक उड़ाएंगे, आप उनको कहेंगे कि आप जाइए वहाँ पर किसी और स्कूल में ज्वाइन करिए, है ना। तो आपको लगता है ऐसा करना चाहिए आपको? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी जो लास्ट है वो भी गलत हो जाएगा, थर्ड तो वैसे गलत हो जाएगा, है ना। पॉइंट आप कर नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या बात कही गई थी कि आप उनको कहेंगे कि आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लीजिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो भी हमारी समावेशी शिक्षा है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो भी बच्चा होगा उसको उस जगह पर बैठाया जाए ताकि वो अपने टीचर के जो लिप्स हैं, ठीक है ना, उन जो जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी बात बोल रहे हैं, है ना, आप अपनी क्लास में टीचर हैं, आप वहाँ पर देखा आपने कि अच्छा वो बच्चा लास्ट में बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसको वहाँ पर मतलब कि दूर से सुनने से दूर से वो सुन नहीं पा रहा, तो आपने उसको फर्स्ट बेंच पर बैठा दिया, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, आपके लिप्स को, आपके एक्सप्रेशन को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को वो अच्छे ढंग से समझ पाएगा और बताएगा कि हाँ, समझ पाएगा कि जो टीचर मुझे समझा रहे हैं ये कंसेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। वह बच्चे को ऐसे स्थान पर बैठाएं जहां वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव को साफ तौर पर देख सकेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अ टीचर कैन effectively respond to the needs of the children from disadvantaged section of society by। अब यहाँ पर ये डिसएडवांटेजेस सेक्शन वाले कौन से बच्चे होते हैं? तो आपको सबसे पहले ये हम समझाएंगे कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं के प्रभाव पूर्ण तरीकों के पूरा कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवश्यकता पूर्व जो वो बच्चे होते हैं, वंचित वर्ग के कौन से स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमने अगर आप पॉलिटी की बात करें तो आपने देखा था ना कि जो ट्राइबल पीपल हैं या फिर और भी जो गांव के लोग हैं या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो आपने ये कई बार देखा होगा कि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए हैं। किस लिए किए हैं संघर्ष? अपनी शिक्षा के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए। क्योंकि इनके साथ जो शोषण था, इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन थी, वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उन्होंने इसी स्टूडेंट की बात कही है। तो आप क्या करेंगे? आपने ना उन बच्चों को डील करना है जो वहाँ पर आपको ये बच्चे देखने को मिलते हैं, कौन से? डिसएडवांटेजेस सेक्शन के। तो आप उनको कैसे डील कर पाएंगे? जो गरीब परिवारों को बच्चे हैं, ठीक है ना। तो आप इनको कैसे डील करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इग्नोरिंग देयर बैकग्राउंड एंड आस्किंग देम टू चोर्स, मतलब कि कोर्स इन द स्कूल। कि आप क्या करेंगे? उनके बैकग्राउंड को, जो भी उनकी पृष्ठभूमि है, आप उनको इग्नोर कर देंगे और क्या करेंगे? आप ना उनको ज़्यादा अपेक्षा, उनकी अपेक्षा तथा उन्हें विद्यालयों से कार्य करने के लिए कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या आप ऐसा करेंगे? या फिर ऑप्शन नंबर 2, अडेप्टिंग हर पैडागोजी टू द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम। पैडागोजी आपको पता है ना, पैडागोजी का ही सेशन भी है हमारा। तो कक्ष के प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार आपका जो शिक्षण कौशल है वो अपनाकर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जो भी बच्चा है यहाँ पर उसके अलग अलग पैडागोजी की जरूरत पड़ती है। मतलब ये कि आपने कोई भी बच्चे को डील करना है तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जो आप मेथड अपनाएंगे पढ़ाने के लिए वो उसको समझ ही ना आए। तो आप क्या करेंगे? आप क्या छोड़ देंगे उस बच्चे को पढ़ाना? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे यार मेरे पास तो, मैं तो टीचर हूँ ना, मैं अगर उस बच्चे को इस वे से समझ नहीं आ रहा तो अब मुझे चाहिए ना कि मैं दूसरे वे से समझाऊं बच्चों को। तो आपको ये बात चाहिए। तो आपने क्या करना है?
आपने मेनली उन बच्चों को पैडागोजी, आप कह सकते हैं कि उनकी पैडागोजी के अनुसार ही आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो क्या ये आंसर होगा, या फिर जो ऑप्शन नंबर 3 है, क्या लिखा हुआ है इसमें कि मेकिंग देम सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम सो दे डू नॉट मिक्स विद अदर चिल्ड्रन, कि आप कक्ष में अलग स्थान पर बैठकर, ताकि अन्य बच्चों को मेलजोल ना करें, ठीक है ना। तो अलग अलग स्थान पर बैठाकर आप ऐसा करेंगे, उनको सेपरेट कर देंगे। तो आपको नहीं लगता ये अन्याय होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन का जो फॉर्मूला है, ये इसका भी कह सकते हैं कि ये उसके साथ भी गलत हो रहा है ना। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन की बात करें, टेलिंग अदर चिल्ड्रन टू ट्रीट द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड विद सिंपैथी, तो आपको ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर गरीब बच्चे होंगे या फिर जो पढ़ाई में वीक होंगे, आप उनको बाकी बच्चों को कहेंगे जो अच्छे परिवारों से होंगे कि आप क्या करें, आप इन बच्चों के साथ इनको संवेदनाएं दें। संवेदनाएं मतलब कि उनको सिंपैथी दें, हमदर्दी दें। तो अगर आप हमदर्दी देंगे कि यार अच्छा तू गरीब है, चल कोई बात नहीं यार, अब गरीब है तो क्या कर सकते हैं, अगर आप उसको ऐसी बातें कहेंगे तो आपको लगता है कि वो अच्छा फील करेगा? नहीं करेगा। अगर आप उसको ये कहने के बजाय आप ऐसा करेंगे तो यार अगर आप उसको ऐसा कहेंगे तो वो कहेंगे कि यार पैसा, अभी पैसे नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्लो लर्नर, फिर क्या हुआ यार, हाँ हम पढ़ लेंगे ना, जो कुछ भी, हमें कौन सा किसी चीज़ की कमी है। आप उसको हौसला देंगे, एम्पैथी देंगे। तो ये ऑप्शन है जो फोर्थ ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। यहाँ पर जो सॉरी ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, सभी बच्चों की जो पैडागोजी है, आप उनके अनुसार ही जो बच्चों को है वो समझाने की कोशिश करेंगे। अब चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, ये हमारा आज का 14th क्वेश्चन है, मतलब कि 4th क्वेश्चन है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, कि अधिगम निरोगता वाले बच्चे। आपने लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि वो बच्चे जिनको कुछ समस्याएं होती हैं, तो डिसलेक्सिया हो गया, अफेजिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, तो इनको थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। तो इनके संदर्भ में आपको नीचे दिए हुए कथनों को पढ़ना है और बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, आर वेरी वाइज एंड मैच्योर, तो क्या वो वाइज एंड मैच्योर होते हैं, या फिर कि बहुत बुद्धिमान तथा परिमय होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि परिपक्व होते हैं वो। आर वेरी एक्टिव बट हैव अ लो IQ, कि वो बहुत ही एक्टिव होते हैं बट उनका जो IQ होता है वो लो होता है। ऐसा कहाँ पर लिखा है? कहीं नहीं लिखा हुआ। अब हम अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, कैन नॉट लर्न एनीथिंग, कि वो बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते। अब ऐसा आप कह सकते हैं कि कोई बच्चा यहाँ पर कुछ सीख ही नहीं सकता, तो ये नेगेटिव में आप बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, कि उनको उनके अधिगम में कुछ पक्षों के संघर्ष करते हैं, कि वहाँ पर उनको थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, कुछ भी उनको सीखना होता है तो उनका यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, कि स्ट्रगल करते हैं। मान लीजिए कि उनको आपने कहा कि आप ये पाठ याद करके आना है, तो उनको थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं बट वो एफर्ट जरूर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपने टिक कर लेना है ऑप्शन नंबर 4 को। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएंगे बिल्कुल ही गलत। तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का जो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन 4 सही है। अब हम करते हैं यहाँ पर 5th क्वेश्चन की बात। टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिविटी बाय, कि यहाँ पर टीचर का क्या काम है, टीचर क्या कर रहे हैं कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे कर सकता है आपको ये बताना है, कि आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आप बच्चों को क्या कहेंगे कि भाई ये जो आपको ये समस्या या फिर ये जो भी आपको सम दे दिया गया है, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप इनके लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करें। तो आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये बताना है। या फिर आपको ये लगता है कि गिविंग दैम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको ये लगता है कि जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये भी मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन है जो आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे। या फिर आस्किंग देम टू मेमोराइज आंसर्स, की उन्हें उत्तर कंठन से करने के लिए कहेंगे। तो आपको ये लगता है आप ये कहेंगे। या फिर आस्किंग देम टू रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, तो आप जो भी रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो आप क्या उनको वो सॉल्व करने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों अगर आप बात करें, अगर आपने क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, मतलब कि अगर आपने प्रमोट करना है क्रिएटिविटी को, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों को कहेंगे कि भाई आप इस क्वेश्चन का अलग अलग तरीकों से जवाब देने की कोशिश करें, तभी तो वो इन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं हमारा आज का 6th क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव नीड टू बी फॉलोड टू डील विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पर स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, स्पेशल नीड वाले बच्चे होते कौन से हैं, पहले आपको ये भी तो समझना पड़ेगा। स्पेशल नीड वाले बच्चे वो होते हैं जो आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या फिर वो गिफ्टेड होते हैं, या फिर वो बहुत ही स्लो लर्नर हो सकते हैं। मतलब ये कि आपने कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे ना कि जिनको थोड़ा बहुत पढ़ाई में समझ नहीं आता, अगर आप उनको थोड़ा बहुत समझा देंगे तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो अक्सर आपने ये बात सुनी भी होगी कि आपके जो टीचर होते हैं, आप कभी भी स्टूडेंट जब रहे होंगे तो आपके जो भी टीचर हुआ करते थे वो क्या कहते थे कि आपका बच्चा है तो बहुत इंटेलिजेंट, बट इसको ना थोड़ा सा कह सकते हैं ये पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। तो वो मेनली किस लिए बात कही जाती थी। अब ये बात सच भी है कि आप हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बट आप पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो ये अक्सर बात टीचर्स के द्वारा कही जाती है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट तो बहुत है, बस वो पढ़ता नहीं है। तो ये कहने का तात्पर्य उनका यही होता है कि आपका जो बच्चा है वो मेंटली एकदम ठीक है, सिर्फ वो मेहनत नहीं करता। तो यहीं पर ये बात कही गई है कि कई बार आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, एक चीज़ उनको 2-2 3-3 बार समझानी पड़ती है। शुरू में ज़्यादा टाइम तक नहीं, जब एक बार उनको कह सकते हैं कि एक बार स्पीड अप उनको बूस्ट मिल जाता है, बाद में तो वो नॉर्मल हो ही जाते हैं। तो ये इन्होंने वही बात कही हुई है कि आपने अब ऑप्शन को पढ़ना है कि इस क्वेश्चन के संदर्भ में कौन से ऑप्शन है वो सही होंगे। तो आपने करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि इसमें से कौन से फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, किसके नीड्स टू बी फॉलोड, कि आपने स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को डील करना है तो आप क्या करेंगे। दे डू नॉट नीड एनी एजुकेशन एट ऑल। तो आपको क्या लगता है कि उनको शिक्षा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, जो स्लो लर्नर्स हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो क्या उनको शिक्षा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। या फिर दे हैव अ राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टडी इन हायर स्कूल्स, की उन्हें समावेशी शिक्षा की ओर नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये ऑप्शन सही है कि दे हैव अ राइट, कि उनको क्या है कि उनको जो भी समावेशी विद्यालय हैं उनमें उनको शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त है। तो आपको ये ऑप्शन लगता है। या फिर जो ऑप्शन नंबर 3 है, दे शुड बी सेग्रीगेटेड एंड पुट इन सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, को उनको क्या करना चाहिए, उनको अलग रख देना चाहिए और उनके लिए जो अलग इंस्टीट्यूट है पढ़ने लिखने के लिए, उनके लिए वो इसका इंतजाम करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये करना चाहिए। या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दे शुड बी गिवन ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग, कि उसको आप क्या करेंगे, उनको आप ऐसा करेंगे कि दे शुड बी, आप उनको सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग ही देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या ऐसा करेंगे कि उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपने ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो आपको अब क्या चाहिए कि भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे हैव अ राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टडी इन अ रेगुलर स्कूल। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि भाई उन्हें चाहे वो स्लो लर्नर हो चाहे वो गिफ्टेड स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ही स्टूडेंट्स को क्लासरूम में थोड़ा सा डील करने में समस्याएं आती हैं टीचर को, चाहे वो गिफ्टेड हो, क्योंकि गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी आपने अक्सर देखा होगा कि वो क्लासरूम में उनको रहना पसंद नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि उनको उनकी जो डिमांड होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। मान लीजिए कि उनको कोई भी क्वेश्चन है, उनको हाई लेवल का क्वेश्चन चाहिए, तो वो क्लास में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसमें उन्होंने वही कहा है कि भाई सभी को अधिकार है जो समावेशी शिक्षा है उसमें पढ़ने का। तो इस ऑप्शन में यही बात कही हुई है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका वो बिल्कुल ही सही है। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है। और दोस्तों आपने सेशन खत्म होने के बाद अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आपने नीचे कमेंट में आपके मार्क्स जरूर से बताने हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, तभी हम इवेलुएट कर सकते हैं कि आप में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ के 7वें क्वेश्चन की, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स, इसको अगर हम बात करें कि दूसरे ऑप्शंस में अगर हम जानना चाहें तो इसको और क्या कह सकते हैं। तो ये जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है, मतलब कि जो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, उसी को हम लर्नर सेंटर्ड जो एजुकेशन है वो हम कह सकते हैं। तो लर्नर सेंटर्ड जो अप्रोच है इसका मतलब क्या है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है। मेथड वेयर लर्नर्स ओन्स इनिशिएट एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग, कि जो भी यहाँ पर ये विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो क्या इसका ये ऑप्शन सही है। या फिर जो ऑप्शन नंबर 2, यूज ऑफ मेथड्स इन विच टीचर इज द मेन एक्टर, कि इसमें जो टीचर होता है वो मेन एक्टर होता है, मतलब मास्टर ऑफ द शो होता है जो टीचर होता है।
इसका मतलब ये अगर हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो आपने देखा होगा कि कोई भी काम हमें, कोई अगर हमारे ऊपर बैठा है तो वो हमें डिक्टेट कर रहा है कि आप ये काम ऐसे करेंगे, आप ये काम ऐसे करेंगे, वो हमें हमारे अनुसार नहीं काम करने देगा। तो यहाँ पर टीचर की यही बात कही जा रही है कि वो मेन एक्टर होगा, कि सारे काम वो वही करेगा। तो आपको लगता है ये होगा, या फिर जो ऑप्शन नंबर 3 है, दैट टीचर ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द लर्नर्स, कि शिक्षक है अधिगमकर्ताओं के लिए स्वयं निष्कर्ष निकालेंगे। जो भी यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी बच्चे होंगे उनके लिए जो भी कंक्लूजन्स होंगे वो टीचर खुद ही निकाल देंगे। तो क्या लगता है आपको, ये ऑप्शन सही होगा या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है ट्रेडिशनल एक्सप्लोरेटरी मेथड, कि यहाँ पर जो परंपरागत जो तरीके हैं, परंपरागत से आप समझ रहे हैं ना, जो भी पुराने मेथड हैं आप वो यूज करेंगे। तो क्या ये हो सकता है? अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या है? मतलब ये कि जो भी यहाँ पर बच्चे हैं आप उनके अनुसार ही आप उनको शिक्षा देंगे, आप उनके अनुसार उनको पढ़ाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बच्चा है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको और भी तरीकों से समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों को। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ लिखा क्या हुआ है, मेथड्स वेयर लर्नर्स ऑन इनिशिएट एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग, कि इन विधियों में जो अधिगम करता होगा उसकी पहल यहाँ पर देखी जाती है और उसको एनकरेज किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट किए जाते हैं कि उसको यहाँ पर कोई भी चीज़ सिखाने के लिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, जो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, जो हमारा 7th क्वेश्चन का, वो बिल्कुल ही यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो हमारा यही है। तो चलिए चलते हैं आज के अब हमारे 8th क्वेश्चन पर। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने का प्रमुख कारण है, कारण नहीं कह सकते हैं, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग, कि केंद्र में कौन सा है, कि सीखने के लिए प्रमुख कौन सा है, मीनिंग मेकिंग, इमिटेशन, कंडीशनिंग या रोट मेमोराइजेशन, अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन या फिर रटकर याद करना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट से देखते हैं तो रोट मेमोराइजेशन क्या होता है, मतलब कि रट्टा ही लगाना। तो रट्टा लगाना तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की, तो कंडीशनिंग, अनुबंधन क्या होता है कि कोई काम आपको बार बार यहाँ पर करवाने को किया जाए, ठीक है ना। तो कंडीशनिंग आपकी कर दी जाती है, तो आपकी एक हिसाब से प्रोग्रामिंग टाइप कह सकते हैं कि वो कर दी जाती है। तो आप उस काम को करने के लिए वो हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि तैयार हो जाते हैं। तो क्या ये होगा, या फिर इमिटेशन होगा कि आप नकल करेंगे, अनुकरण करेंगे, देख देख कर ही करेंगे, या फिर मीनिंग मेकिंग की जो भी अर्थ निर्माण है आप इसके तरीके से जो इसका सेंट्रल लर्निंग का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने ऑलरेडी कितनी बार डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो लर्निंग का मेन मोटिव है वो मीनिंग मेकिंग है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज इनवाइज्ड बाय प्याजे एंड वैगॉट्स्की लर्निंग। मैं आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम होता है उसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगा, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। प्याजे तथा वाइगॉट्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, आपको ये बताना है कि इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ हु प्ले एन एक्टिव रोल, कि ये जो शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 3 इज डिक्टेटेड बाय द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर पासिव रेसिपेंट्स ऑफ द सेम, कि शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्कर्ष जो भी यहाँ पर प्राप्त करता होते हैं। या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है, हैपन बाय पेयरिंग ऑफ अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स, कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया से जोड़ होता है। तो आपको ये सही उत्तर बताना है जो हमारा ये 9th क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की। तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास होती है इसमें जो बच्चे अपनी जो नॉलेज होती है वो खुद ही क्रिएट करते हैं। इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर भी कहा जाता है बच्चे को। तो इसके हिसाब से प्याजे, अगर आप वाइगॉट्स्की की बात करें तो ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट ही हुआ करते थे। तो इनके अनुसार जो बच्चा होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी तो यही बात कही है ना, कि जो भी शिक्षार्थी होगा शिक्षार्थियों के द्वारा ये स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो एक्टिव जो रोल होता है वो बच्चे प्ले करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ स्कैफोल्डिंग लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम
सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ। कि यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि निम्नलिखित में से आपने ये सभी स्टेटमेंट जो हैं वो पढ़नी है और बताना है आपको कि आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो आपको ये याद होगा स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने ये पढ़ी हुई हैं। तो आपने ये बताना है कि स्कैफोल्डिंग है क्या। आपने ये नीचे हुए जो भी स्टेटमेंट्स है उनको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपने ये बताना है कि लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ, ठीक है ना। तो ये क्या बात बताई जा रही है कि टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन। तो ये जो स्कैफोल्डिंग है, आप क्या करेंगे कि बच्चे को आप कहेंगे कि जो ये काम है ये आप बार बार खुद ही करेंगे तो ये कर सकते हैं आप। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपको ये बताना है। या फिर ऑफरिंग अ रिवार्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली, क्या आप बच्चों को रिवार्ड देंगे जब भी बच्चा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। या फिर प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व प्रॉब्लम, या फिर एग्जाम्पल कि आप उसको आधा जो कोई भी सम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर देंगे और बाद में आधा कहेंगे कि अभी आधा आप खुद ही करिए। या फिर जो फोर्थ ऑप्शन है टेलिंग हर शी कैन नॉट गो होम टिल शी सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वो घर नहीं जा सकती जब तक वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर ले। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग जो आपको जरूर से लग रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, तो हम सबसे पहले गलत आंसर को काटने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग में जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि टेलिंग हर शी कैन नॉट गो होम, तो यहाँ पर इसकी कोई बात नहीं कही गई है। तो अगर आप याद करें स्कैफोल्डिंग होता क्या है, ये टेम्पररी हेल्प होती है कि आप बच्चे की थोड़ी सी हेल्प करेंगे और लास्ट में जो बच्चा होगा वो खुद ही अपनी हेल्प कर लेगा। मतलब ये कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जेपीडी जिसको हम कहते हैं, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कि बच्चा मान लीजिए कि कोई साइकिल चला रहा है बच्चा, तो आपने उसको थोड़ा सा धक्का लगाया और बाद वाली जो साइकिल थी वो उसने चलाई, तो जितनी वो साइकिल बाद में चलाई उसने, वो क्या था, वो बच्चा खुद कर सकता था, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था। और बट जब तक आपने उसको पीछे से धक्का लगाया वो क्या था, वो स्कैफोल्डिंग थी। तो इसमें उन्होंने यही बात कही हुई है कि जो भी बच्चा है, तो क्या इसका जो ऑप्शन है, जो अगर आप 3 ऑप्शन को देखें तो प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व एग्जांपल्स, की आप उसको आधा प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे और बाकी का वो खुद ही सॉल्व करेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट और 2 ऑप्शन की वो गलत क्यों है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बच्चे को सिर्फ कह दिया गया है कि भाई आप अपने आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आप उसको करके नहीं दिखाएंगे, बस आप उसको कह देंगे कि आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ से सही हो सकता है, ये ऑप्शन भी कह सकते हैं कि गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आप बच्चे को कोई भी रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, अगर वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन में बहुत मजा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो आपने इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर से हमारे इस वीडियो को जरूर से लाइक करना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना है। और दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो आप इसको भी शेयर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।